नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिया। देखिए बहुत दिन बाद में क्लास बना रहा हूँ क्योंकि नाराज़गी हो गई थी। आप लोग भाई वीडियो देखते नहीं हो, क्लास देखते नहीं हो, ना तो शेयर करते हो, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा है जब मैंने स्टार्ट किया ही है तो क्यों ना इसको पूरा समाप्त कर दिया जाए। जिसको देखना होगा वो देख लेगा भाई, ठीक है। तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और एक बात और कि आज मैंने जो है प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, मतलब PPT नहीं बनाया मैंने, मतलब लिखा नहीं है इस पर। आज मैं खुद लिखूँगा क्योंकि उस पर डबल मेहनत लगती है। क्योंकि भाई देखिए जो लोग PPT बनाते हैं वो जानते हैं कि उसमें लिखो, फिर कलर सेट करो, स्लाइड बनाओ, कौन कौन सा स्लाइड चलानी है, मतलब काफ़ी समय लगता है। तो क्यों ना ऐसे ट्राई किया जाए। अब भाई देखते हैं कि आप लोग को क्या पसंद आता है, ठीक है। वैसे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं उसमें क्या भाई कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रिया। बहुत सिंपल है। देखो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिया कहते हैं उसे। देखिए वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, जिस शब्द, मतलब शब्द का ही खेल है। एक पूरा वाक्य लिखा होगा, ऐसा शब्द आपको दिखेगा जिससे आपको ये व्यतीत होगा, आपको ये पता चलेगा कि कुछ काम हो रहा है या कुछ काम करा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहां पर उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे राम को खेलना पसंद है। राम को दोस्तों खेलना पसंद है। एक और देखो, जैसे कि राम को लखनऊ जाना पसंद है। अब यहां पर जो खेलना है, खेलना और लखनऊ, ये दोस्तों खेलना और जाना ये दोस्तों क्या है? ये क्रिया है। एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों और पूछता है कि जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये भी लिख लो भाई, ये भी लिख लो। देखो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु प्रायः संस्कृत भाषा में होती है, ठीक है। अब जैसे यहां पर दोस्तों क्या लिखा है? खेलना, तो धातु इसकी क्या है? खेल। जैसे देखो, जैसे ये जो दोस्तों खेल क्या है? खेल एक धातु है। इसमें देखिए ना प्रत्यय जोड़ देंगे, कोई भी धातु हो उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो प्रायः सामान्य क्रिया बन जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग खेल है, धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खेलना एक क्रिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है जाना, तो जा ये क्या है? ये एक धातु है, इसमें ना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जाना। तो क्रिया जिस मूल शब्द से बनती है उसको बोलते हैं धातु। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। वो अलग चीज़ है, इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्रिया का काम क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम, ठीक है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम होता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। अब होना करना का मतलब क्या हो गया? जैसे बारिश हो रही है, आप खाना खा रहे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, बारिश अपना हो रही है, ठीक है। तो ये होना और करना पाया जाता है। तो जिस शब्द से होना या करना पाया जाता है किसी काम का, तो वो भैया कहा जाता है, उसको बोलते हैं क्रिया। दरअसल हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चार होते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत। तो ये क्रिया जो है चौथा पार्ट है। अब चौथा पार्ट मतलब ये नहीं कि क्रम के हिसाब से, मतलब कोई भी आप पहले आगे पीछे पढ़ सकते हो। चाहे आप विशेषण पहले पढ़ लो, चाहे आप क्रिया पढ़ लो पहले, चाहे आप सर्वनाम पढ़ लो पहले। ये कोई जरूरी नहीं कि ये क्रम बना हुआ है, ठीक है। तो क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसका भैया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डाउट कुछ दूर करते हैं। जो क्रिया के भेद पूछे जाते हैं, वो कई प्रकार से क्रिया के भेद पूछता है पेपर में, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछता है क्रिया के भेद, क्रिया के भेद आपसे पूछे, रचना के आधार पर पूछे, कर्म के आधार पर पूछे, आपको बताने हैं 2, अभी देखेंगे हम लोग। दूसरा, जैसे आपसे पूछे प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर पूछे, बताने हैं आपको 3, ठीक है। और यही पूछेगा संरचना के आधार पर, आपको बताने हैं 5, ठीक है। और यही आपसे पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा गैप करके लिखा जाए, ये क्या, देखिए जो भी डाउट आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, धैर्य रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर, तीन हो जाएंगे, ठीक है। और क्रिया की अवस्थाएं देख लो, क्रिया की अवस्थाएं देखो। अब हम लोग कलर चेंज कर देंगे, अब एक एक करके बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि क्रिया के भेद तो आपको 2 बताने हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है, ये एक हो गई, और ये हो गई 2, ये हो गई सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। प्रयोग के आधार पर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, दूसरी हो जाएगी सजातीय क्रिया, और तीसरी हो जाएगी सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, एक कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। संरचना के आधार पर क्या हो जाएगी, देखो एक तो होती है संयुक्त क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 4 हो जाएगी नाम धातु क्रिया, और नंबर 5 हो जाएगा कृदंत क्रिया। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी मूल क्रिया, दूसरी हो जाएगी यौगिक क्रिया, और तीसरी हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें भी आती है पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है सामान्य अवस्था, एक होती है आपकी विधि अवस्था, एक होती है संभाव्य अवस्था। इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। क्रिया के भेद आपसे पूछे तो अब ये 2 लगाएंगे, रचना के आधार पर क्रिया के भेद 2 लगाएंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 लगाएंगे। कौन कौन सी, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। व्युत्पत्ति के आधार पर मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक तो एकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत 2 भेद होते हैं, एक एकर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। बाकी देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये बने कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तब दोस्तों आपको लगाना है 8। अब जैसे प्रयोग के आधार पर 3 मैंने बताया, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर हो ही गए, ठीक है, और प्रयोग के आधार और संरचना के आधार पर 5 हो गए। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और पूर्वकालिक क्रिया,
और क्रिया की अवस्थाएं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप ये बस सोचिए, मैं आपको सब बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। हेड डालते हैं अकर्मक। देखिए वाक्य कैसे बनता है, वाक्य में क्या होता है, कर्ता होता है प्लस कर्म होता है और प्लस क्रिया होती है। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कर्म को दोस्तों ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अकर्मक मतलब क्या हो, देखिए सकर्मक का मतलब क्या हुआ, अकर्मक का मतलब क्या हुआ। सा का मतलब होता है साथ या सहित, आ का मतलब हो गया रहित। तो कर्म, अब जैसे कि कर्म लिखा है अकर्मक, तो अकर्म मतलब कर्म नहीं, और सकर्म मतलब क्या हुआ, कर्म सहित। तो अकर्मक क्रिया मतलब क्या हुआ, जिसमें कर्म नहीं होगा। इसकी परिभाषा दोस्तों पूछता है पेपर में, लिखेंगे परिभाषा, हम लोग लिखेंगे सब कुछ। देखो जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़े, प्रभाव कर्ता पर पड़े, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। देखो मतलब, अच्छा लिख लो, अर्थात कर्म नहीं होगा, अर्थात कर्म व कर्म का भाव नहीं होगा। देखो मतलब यह है कि इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट, कर्म नहीं होगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन एक कुछ एग्जांपल के तौर पे यार, इतनी क्रिया है कहाँ कोई याद करेगा। देखो जैसे जैसे रोना, कलर अच्छा नहीं है, ठीक है, रोना, हंसना, गिरना, नहाना, और क्या हो जाएगा, चलो इतना ठीक है। अब देखो इसको वाक्य प्रयोग करके देखते हैं हम लोग। देखो जैसे वाक्य प्रयोग करें कि क्या नाम रखा जाए, शिवम नहीं, शिवम तो मेरे नाम है, शिवम को रुलाएंगे नहीं। मोहन, रोता है। अब मोहन रोता है, तो यहां पर देखिए अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका आपको पता ही होगा भाई। क्रिया क्या जानते हैं, क्रिया तो मैंने बता ही दिया कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो क्रिया होती है। तो क्रिया से आप क्वेश्चन करिए, क्या, किसको, ये दो क्वेश्चन करेंगे आप। जैसे मोहन रोता है, तो रोता है, अब आप कहेंगे रोता है क्या, तो ऐसा लगा क्या कहेगा, आपको सुनाई नहीं पड़ा, तो सामने वाला क्या कहेगा, भैया मोहन रोता है, तो आप कहेंगे क्या, तो कहेंगे बहिरे हैं क्या, मोहन रोता है, तो कर्म तो है नहीं, तो भैया करता ही है, इसलिए रोना क्या है, ये एक क्रिया है अकर्मक। दूसरा देखो, जैसे श्याम हंसता है। अब श्याम हंसता है, श्याम करता है, ठीक है, करता है, कर्म के बगैर कर्म के बगैर जो है वाक्य बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो श्याम हंसता है, तो श्याम हंसता है का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। जैसे अब यहाँ पर एक वाक्य और लिख दिया जाए कि श्याम जो है बहुत तेज हंसता है। जैसे कि यहाँ पर तीसरा वाक्य लिखो कि पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये आपसे पूछे गिरता जो है, ये गिरना, ये कौन सी क्रिया है, तो आपको अकर्मक बतानी है। क्यों, आपको ये पता लगेगा कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से गिरता है और आप पत्ता को मान लेंगे क्या, कर्म मान लेंगे, तो कर्म नहीं है। ये जो आप देख रहे हो पेड़ से, तो पेड़ से तो एक क्या हो गया, एक ये कारक है, कारक है, कर्म तो है नहीं। और पत्ता गिरता है, मान लो कि ये पेड़ से हटा देते हैं, पेड़ से मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, ये पेड़ से हटा दो, खाली पत्ता गिरता है, बताओ, तो पत्ता गिरता है, पत्ता यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है कि नहीं, कर्ता का काम कर रहा है कि नहीं, तो कर्ता का काम कर रहा है। अब पत्ता पेड़ से गिरे चाहे छत से गिरे, वो कर्म नहीं हो रहा है, वो कारक है। जैसे कि श्याम बहुत तेज हंसता है, तो बहुत तेज कोई कर्म तो हो नहीं जाएगा। जैसे श्याम बहुत तेज हंसता है, तो भाई बहुत तेज आपसे फिर पूछेगा हंसता है क्या, तो आप कहोगे श्याम बहुत तेज हंसता है, क्या, श्याम बहुत तेज हंसता है, तो क्या का तो आंसर आएगा नहीं। क्रिया से क्या से क्रिया से क्या का अगर क्वेश्चन करेंगे
तो आंसर तो इसका आएगा नहीं, उत्तर तो मिलेगा नहीं। तो उत्तर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभी इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, जब सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं जो है डिस्कस कर दूंगा एक साथ, तो और अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। जैसे एक और देख लो, जैसे राम चलता है, राम चलता है या राम बहुत तेज चलता है, राम बहुत धीरे चलता है, तो बहुत धीरे बहुत तेज ये सब विशेषण हो गया, तो वो तो कर्म तो है नहीं, वो तो कर्म है नहीं। तो यहाँ पर राम क्या है, ये कर्ता हो गया। और चलता क्या है, ये चलता होता है अकर्मक क्रिया। चलाना देखिए अलग चीज़ होती है, वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलाना वगैरह वो उसमें आ जाएगा। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रियाएँ होती हैं, वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखो जिस क्रिया का नहीं गलत हो जाएगा, सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में, अरे यार एक मिनट रुको क्या लिख, अच्छा कलर नहीं सही लिया था इसीलिए ऐसा हो रहा है। सकर्मक देखो, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना हो गया, चलाना हो गया, और क्या हो सकता है यार। देखो अच्छा यहीं पे देखो वाक्य देखो, जैसे कि वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। अब वह किताब पढ़ता है का मतलब क्या हुआ, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। आप अगर पढ़ने से क्वेश्चन करेंगे कि वह किताब पढ़ता है, ये क्या है, तो पढ़ता है क्या किताब, पढ़ता है क्या किताब। अब क्या से मतलब क्वेश्चन आ गया, क्या से यहाँ पर क्वेश्चन अगर क्रिया से कर रहे हैं तो उसका उत्तर हमें मिल रहा है। जैसे राम कार चलाता है, राम कार चलाता है। अब चलाता है क्या, अब बताइए चलाता है क्या, तो आप क्या राम बताएंगे, नहीं कार। चलाता है क्या, कार। चलाता है क्या, कार, ठीक है, चलाता है क्या, कार। जैसे एक और देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल कौन सा लिख दिया जाए, लिखना। जैसे श्वेता लिखती है, ये अच्छा ऐसे लिखो, तो कुछ समझाना है आपको। श्वेता लिखती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर श्वेता है, ठीक है, श्वेता है और लिखती है, कर्म तो है नहीं, तो क्या ये लिखती है, अगर ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आए लिखती है, तो क्या लिखना अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है कि जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो प्रभाव है कर्म पे पड़े, अर्थात उसमें कर्म वाक्य में हो या कर्म होने की संभावना हो, संभावना होने पर भी वो क्रिया सकर्मक ही कहलाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। श्वेता लिखती है, तो लिखती है क्या आप कहें क्वेश्चन, तो संभावना कौन कौन सी आ रही है, पत्र हो गया, किताब हो गया, अखबार हो गया, कॉपी हो गई, मतलब कुछ भी नोट्स लिखती है, तो कुछ भी आप संभावना बना सकते हो। नहीं समझ में आ रहा आपको, देखो जैसे श्वेता लिखती है, श्वेता लिखती है, तो श्वेता लिखती है क्या, लिखती है क्या, तो आप दिमाग में बिठा सकते हो सकता है पत्र लिख रही हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर लिख रही हो, ठीक है, या फिर मतलब ग्रंथ लिख रही हो, कुछ भी आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये बने दोस्तों कि राम हंसता है, राम हंसता है, तो भैया हंसता है से क्वेश्चन करोगे क्या, तो आपको रिप्लाई यही मिलेगा कि राम हंसता है। आप जब कहेंगे क्या, तो सामने वाले को लगेगा कि आप शायद सुन नहीं पाए पूरी बात उसकी, तो आपसे वही कहेगा कि भैया राम हंसता है, राम हंसता है, यही कहेगा आपसे। तो क्या का अर्थ तो यहाँ मिला नहीं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि सकर्मक क्रिया में अगर साथ में कर्म नहीं दिया होता है, तो कर्म की संभावना अगर बन रही होती तब भी वो सकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है,
वह चलाता है, ठीक है, वह गिराता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि यार गिराता है क्या, हो सकता है कुछ नमकीन गिरा रहा हो सकता है काफ़ी गिरा रहा हो, तो यहाँ पर संभावना आपको लग रही है ना, तो ये हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया दोस्तों क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। आगे देखो सकर्मक क्रिया कितनी प्रकार की होती है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, सकर्मक क्रिया से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सकर्मक क्रिया क्या है, तो आप जिससे वाक्य दिया होता है ना, तो उस वाक्य को आप भूतकाल में बना दो, उस वाक्य को परिवर्तित कर दो। जैसे कि लिखा है कि वह किताब पढ़ता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वह किताब पढ़ता है, यार कि समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो अगर ने आ जाए, कर्ता के बाद ने आ जाए, तो वाक्य जो है वो हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ ही होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो अब वह किताब पढ़ता है, इसका आप भूतकाल बनाओ, वाक्य का परिवर्तन कर दो, काल का परिवर्तन कर दो। तो उसने किताब पढ़ी, उसने वाह किताब पढ़ी, ऐसा तो बोलोगे नहीं, इतना तो पता ही होगा। पर राम कार चलाता है, तो राम ने कार चलाई। तो कर्ता के बाद अगर ने आता है तो वो सकर्मक क्रिया वहाँ पर जरूर प्रयुक्त होगी। जैसे एक अकर्मक का वाक्य होता है, जैसे कि राम हंसता है, तो राम हंसा, आपने भूतकाल में बनाया राम हंसा। पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ता गिरा, ने तो आया नहीं, ने कहाँ इसमें आया। अगर कर्ता के बाद ने आ जाता है तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी ही होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि राम ने कार चलाई, श्वेता ने पत्र लिखा, श्वेता ने लिखा या श्वेता ने किताब लिखी। तो मतलब ने अगर आता है तो आगे वाली जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर ने जब आता है कर्ता के आगे, तो देखिए क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, वाक्य हमेशा भूतकाल होगा और वाक्य होगा कृत्यवाच्य, ठीक है। वो हम लोग आगे समझेंगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद कौन कौन से। एक तो होता है, देखो ऐसे देखेंगे हम लोग, एक तो होता है क्या होता है, एकर्मक, और दूसरा होता है द्विकर्मक। देखो एक कर्मक में क्या होता है कि इसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक में द्विकर्म होते हैं, बस सही बात है। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे वाक्य लिखता हूँ। जैसे एक वाक्य लिखा जाए कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। अब ने लगा, जाहिर सी बात है कि सकर्मक क्रिया होगी। अब यहां पर एक वाक्य और देखो, जैसे कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अब देखिए द्विकर्म यहां पर आ रहा है, द्विकर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, एक ये कर्म हो गया और एक ये कर्म हो गया, और यहां पर देखिए एक ही कर्म है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखो जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछता है कभी कभी पेपर में कि मुख्य कर्म और गौण कर्म पूछता है आपसे, मुख्य कर्म और गौण कर्म जो है पूछता है आपसे। अरे ये पूरी खिंच गई, पूरी मिट गई। मुख्य कर्म और गौण कर्म पूछता है आपसे। देखो कैसे, जैसे एक वाक्य लिखा जाए कि देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीश ने अपराधी को ठीक है दंड दिया या दंड दिया है। तो यहां पर देखिए दो हैं, एक अपराधी है एक दंड है। अब देखिए निर्जीव के सामने को नहीं लगता, निर्जीव के आगे को नहीं लगाते हैं, सजीव के आगे को लगाते हैं। तो देखिए जो क्रिया से तुरंत पहले का जो कर्म होता है उसको बोलते हैं मुख्य कर्म, ध्यान रखेंगे, उसको मुख्य कर्म बोलते हैं, और यह हमेशा निर्जीव होता है।
ये हमेशा क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है। और जो बाद वाला होता है इसको बोलते हैं गौण कर्म, इसको बोलते हैं गौण कर्म। ठीक है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब देखो एक वाक्य और है, एक वाक्य और यहाँ मैं लिखता हूं जो जिससे आप पक्का गलती कर दोगे। देखो, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, ये हटाओ, दिए ये हटाओ। अब बताओ इसमें कितने कर्म हैं, इसमें कितने कर्म, तो आपको लग रहा होगा दो, एक तो गरीबों, एक कंबल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब भी कभी दान देने की, पुरस्कार देने की बात आती है तो वहाँ पर वो संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको कर्म लग रहा होगा, कर्म नहीं, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही कर्म है, ये है, ये है। ठीक है, ये एक कर्म है, एक कर्मक, एक कर्मक लिख लो, एक कर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जहाँ दान देने वाली बात आएगी वहाँ पर एक कर्म ही होता है। लग रहा है आपको द्विकर्म है, एक गरीब एक कंबल, लेकिन नहीं। देखिए, मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होगा, और जो मुख्य कर्म होगा उसको वो हमेशा निर्जीव होगा, और क्रिया से पहले वाला जो होता है वही होता है मुख्य कर्म। उसके बाद वाला जो होता है वो होता है गौण कर्म होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपकी सकर्मक क्रिया के दो भेद हो गए। अब हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया। सामान्य क्रिया देखो पहले, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्रियापद होता है और प्लस एक काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे जैसे राम जाता है, नंबर 2 श्याम खाता है, श्याम खाता है। मतलब सामान्य क्रिया मतलब क्या हुआ, एक क्रियापद है और एक ही काम हो रहा है, वो है सामान्य क्रिया। इसको मूल क्रिया भी बोल देते हैं, जो हमने अभी बताया था आपको व्युत्पत्ति के हिसाब से। ठीक है, और देखो अब देखते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया। देखो, इसमें क्या होता है कि काम एक हो रहा होता है, काम एक प्लस क्रियापद 2 होती हैं। जैसे उसने खाना खा लिया, तो ये दोनों क्या है, दोनों खा और लिया, ये दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया हैं। उसने काम, अरे क्या बोलूँ मैं, अरे जैसे उसने खाना खा लिया, या बोलूँ मैं, देखो रैंडम में, देखो याद नहीं आ रहा है, उसने पढ़ाई पढ़ ली। ठीक है, पढ़ाई पढ़ ली, तो पढ़ ली, ये दोनों क्या हैं, ये इसमें क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और देखो, इसी में देखो, ये इतना टफ नहीं होता है। पूर्वकालिक क्रिया, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 क्रियाएं होती हैं और 2 अलग अलग काम होते हैं। लिख लो शॉर्ट में, 2 क्रियापद प्लस 2 काम। ऐसा होता है जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो समाप्त करके एक दूसरा कार्य होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे देखो, वह पढ़कर सोता है,
तो देखिए ये वाली जो है ये यही है पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक काम खत्म करके दूसरा काम वह पढ़कर सोता है। जैसे चूहा शेर के ऊपर चढ़कर फुदकने लगा। तो चढ़कर मतलब क्या हुआ, ये पूर्वकालिक, मतलब पहले चढ़ा बाद में फुदकने लगा। वह पढ़कर सोता है, या वह नहाकर क्या बोलते हैं, वह नहाकर जाता है, वह नहाकर जाता है। तो नहाकर क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो अंडरलाइन दिया होगा दोस्तों आपके सामने और पूछेगा कौन सी क्रिया है, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक अब क्या देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं सहायक क्रिया। यहीं पे देख लो, सहायक क्रिया। देखो ये क्या होती है, क्रिया की सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया की सहायता करने वाली। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि वे स्कूल जा रहे हैं। तो जा रहे हैं क्या, ये सहायक क्रिया है। अच्छा, सहायक क्रिया है जो वो काल का जो है निर्धारण करता है। ये बात आपसे अगर पूछे कि कौन सी क्रिया काल का निर्धारण करती हैं, तो वो सहायक क्रिया। जैसे कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे होंगे। तो ये काल का देखिए क्या हो रहा है, काल का एक निर्धारण हो रहा है। काल मतलब टेंस, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब जा रहे हैं, अब रहे हैं क्या है, ये एक सहायक क्रिया है। तो ये क्रिया की सहायता करने के लिए लगाए जाते हैं सहायक क्रिया, तो इनको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कौन से देखेंगे हम लोग, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद काम ना कर कर दूसरे से करवाता है। यार जरा इसको सही करो, कोई गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं काम ना कर कर कर्ता स्वयं काम ना कर कर दूसरे से करवाता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे पिताजी ने बेटे से सफाई कैसे लिखा, सफाई करवाई, नहीं करवाई नहीं, कराई लिखो। फिर से लिखो यार, ये सही नहीं लिखा है। दूसरे कलर से लिखा जाए। देखो, पिताजी ने बेटे से सफाई कराई। दूसरा एक और देखो, पिताजी ने बेटे से सफाई करवाई। अब यहाँ पे कहेंगे सर इसमें क्या अंतर है तो बात बराबर ही, आपने मतलब खाली भ्रमित करने के लिए लिखा, ऐसा नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया एक्चुअली दो प्रकार से होती हैं, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अभी बताता हूँ मैं आपको। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्रथम, एक होता है द्वितीय। जैसे लिखा है कराया और यहां पर लिखा है करवाया। कराया और जैसे कि बनाया और ये बनवाया। देखो
जैसे इस वाक्य में क्या आ रहा है कि पिताजी ने बेटे से सफाई करवाई, यहाँ पर पिताजी ने बेटे से सफाई करवा दी है। और दूसरे वाले वाक्य में क्या कहा गया है कि पिताजी ने बेटे से सफाई करवाई है, मतलब अब बेटा किसी से भी सफाई करवाए। यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में क्या है कि बेटा ही सफाई कर रहा है, नीचे वाले वाक्य में क्या है कि बेटा सफाई करे या बेटा किसी और से सफाई करवाए। तो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से मतलब यहाँ पर लिखा तो होता है प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा नहीं, यहाँ पर एक आदेश का भाव होता है, एक आदेश देने का भाव होता है। ठीक है, तो पिताजी ने बेटे से सफाई करवाई या माँ जी ने बेटी से चाय बनवाई या चाय बनाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। और प्रेरणार्थक क्रियाएं दोस्तों होती हैं सकर्मक क्रिया। जैसे करवाई, आप पूछेंगे क्या क्या करवाई, तो आप कहेंगे सफाई करवाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सी बची है क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई ना, अब बची है नाम धातु, नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया दोस्तों क्या होती है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी होती हैं, वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे संज्ञा के हिसाब से देखें, जैसे लिखा है हाथ, हाथ क्या है, एक संज्ञा, इससे अगर हम लोग क्रिया बनाए तो क्या हो जाएगा, हथियाना। जैसे यहाँ पर एक लिखा है अपनाना, एक सर्वनाम है अपना, तो ये क्या हो जाएगा, अपनाना। जैसे रंग क्या है, एक रंग जो है एक विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, रंगाना, रंगाना या रंगवाना। अब देखिए क्वेश्चन आपसे दोस्तों छांटने के लिए ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु क्रिया है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि रंगाना क्या है, सकर्मक अकर्मक नाम धातु, ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है। आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, ये नाम धातु मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु की क्रिया है, ऐसे क्वेश्चन आता है। इसी के क्रम में हम लोग देख लेते हैं कृदंत क्रिया। देखो ये किससे बनती है, क्रिया से ही बनती है, मूल धातु से ही बनती है, क्रिया से बनती है, बस इसके ना के अतिरिक्त कुछ और जोड़ दो, ना के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय को लगाने से बनी क्रिया प्रायः क्या होती हैं, कृदंत क्रिया होती हैं। अब देखो यहाँ पर हमेशा नहीं होता है, हमेशा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परिभाषा पे मत जाना। मतलब जो क्रिया से या मूल धातु से जो क्रिया बनती है, ना प्रत्यय को छोड़कर बाकी और भी प्रत्यय लगा दो तो वो हो जाती है कृदंत क्रिया। जैसे कि मूल धातु क्या है, जा है, इसमें लगा दो जाता ता, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक कृदंत क्रिया हो जाएगी। जैसे खाना, तो खाता क्या है, ये एक क्या हो जाएगी, ये कृदंत क्रिया हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कौन सी बची है, एक बची है मुझे लग रहा है सजाती क्रिया बची है। सजाती क्रिया देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्म और क्रिया की जो जाति होती है वो समान होती है, क्रिया और कर्म की जाति समान हो। जैसे जैसे उसने चढ़ाई चढ़ी, उसने चढ़ाई चढ़ी, या उसने लड़ाई लड़ी। लड़ाई, ये देखो सेम लग रहा है, तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है सजाती, मतलब एक ही जाति से।
अब देखिए उसने उसने लगा है तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया होगी यहाँ पर, तो सजातीय क्रिया जो क्या हो जाएगी, चढ़ी लड़ी। तो आप आपसे पूछेगा सकर्म इसमें क्रिया कौन सी है, तो आप लगा देंगे चढ़ाई, ठीक है, चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी। तो ये क्या है, ये सजातीय क्रिया है, ये क्या है, सजातीय क्रिया है। अच्छा आप कौन सी क्रिया बची एक बार देख लेते हैं, फिर सजा देख लेते हैं कौन कौन सी बचे, क्योंकि क्रम पता लगा भूल जाओ। व्युत्पत्ति के आधार पर परिणातक क्रिया पूर्वाले सबको हो गई, ठीक है। अब क्रिया की अवस्थाएं देख लेते हैं हम लोग, क्रिया की अवस्थाएं देखते हैं। क्रिया की अवस्थाएं 3 हैं। एक तो है कौन कौन सी, एक है सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब एक सामान्य वाक्य होता है, जैसे कि लिखा है, जैसे राम, चलो राजा जो है खाता है। तो इसमें कुछ खुरपेच नहीं है, आराम से लिखा हुआ है राम खाता है, सीता जाती है। तो वो एक सामान्य क्रिया की अवस्था है। वो क्या है, एक सामान्य क्रिया की अवस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित, ये से वाक्य लिखा होगा, पूछेगा इस निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की अवस्था है, तो ऑप्शन होंगे सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। तो भैया आप सामान्य वाक्य लग रहा है, कुछ सामान्य लग रहा है ना, तो बस सामान्य लगा दीजिएगा। दूसरा देखो, दूसरा है विधि अवस्था। ये विधि अवस्था में क्या होता है कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रश्न और प्रार्थना का भाव हो, ठीक है। अब ये दोस्तों ये 2 प्रकार से होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है परोक्ष। प्रत्यक्ष और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है परोक्ष। देखिए जो प्रत्यक्ष होता है इसमें वाक्य होता है आपका प्रेजेंट में, और परोक्ष में होता है फ्यूचर वाला। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिख दूँ या बता दूँ, जैसे तुम यहाँ खेलो, जैसे लिखा हो तुम यहाँ खेलो, तो ये एक क्या है, तुम यहाँ खेलो, यहाँ पर क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है, एक आदेश दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है, ये प्रेजेंट टाइम की बात है, या भगवान उसकी रक्षा करे, ये भी प्रेजेंट टाइम की बात है। तो भैया ये किस में आ जाएगा, ये विधि अवस्था का वाक्य है, जिसमें प्रत्यक्ष के अंदर आ जाएगा। इसका दूसरा प्रकार होता है परोक्ष। अब यही अगर वाक्य आप इसे ऐसे पूछा जाए कि तुम यहाँ खेलोगे, तो ये परोक्ष का अवस्था हो जाएगी। मतलब जो प्रेजेंट टाइम की जो अवस्था है वो होती है प्रत्यक्ष, और वही वाक्य अगर फ्यूचर में दे दिया जाए तो वो होती है परोक्ष अवस्था, ठीक है। एक होती है संभाव्य अवस्था, तीसरी होती है संभाव्य अवस्था। संभाव्य अवस्था इसमें क्या होता है कि संभावना हो, अनुमान हो, जैसे शायद लखन कल आए, शायद लखन कल आए, तो ये संभाव्य अवस्था हो गई। जहाँ पर संभावना की बात हो जाएगी वहाँ पर क्रिया की जो है संभाव्य अवस्था हो जाएगी। तो क्रिया की अवस्थाएं 3 होती है, कौन कौन सी, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। विधि अवस्था 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अवस्था और परोक्ष अवस्था। प्रत्यक्ष अवस्था में आज्ञा और आदेश, आज्ञा, प्रार्थना और जो प्रश्न का भाव होता है वो वर्तमान समय में होता है, वर्तमान में। और परोक्ष वाले में यही जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगे, भविष्य काल में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है क्रिया का चैप्टर खत्म होता है। व्युत्पत्ति के हिसाब से जो क्रिया के भेद जो दोस्तों मैंने बताया वो देखिए, यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको एक बार। व्युत्पत्ति के आधार पर एक तो होता है मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, और क्या हो जाएगा, और क्या था भाई, पूर्वकालिक क्रिया।
देखो मूल क्रिया जो होती है वो समानता मतलब जा, खा, खाता, पीता, ये सब मूल क्रिया हैं। जैसे कि हा, है, थी, थे, ये सब मूल क्रिया हैं। यौगिक क्रिया में क्या होगा, यौगिक क्रिया में क्रिया से पहले एक और क्रिया, जैसे खा जाना, आ जाना। अब यौगिक क्रिया के 3 भेद होते हैं, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, और पूर्वकालिक मैंने क्रिया आपको पढ़ाया ही है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इसमें मैंने पढ़ा है, आप लोग कहेंगे कि सर मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि क्रिया के उपभेद 5 होते हैं। तो देखिए 5 उपभेद जो होते हैं, कहीं कहीं 6 भी लिखा होता है। तो 5 जो उपभेद हैं क्रिया के उपभेद, ठीक है, या तो 5 होते हैं या 6 होते हैं। इसमें कौन कौन से देखो नाम आते हैं। देखो पहला तो होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है आपका, चौथा क्या होता है, नाम धातु क्रिया, पांचवा होता है द्विक्रमक क्रिया, और छठा होता है कृदंत क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया के उपभेद 5 और 6, ज़्यादातर 5 माने गए हैं, जिसमें से कृदंत क्रिया को उपभेद में नहीं मानते हैं। लेकिन अगर 6 मतलब क्रिया के उपभेद नहीं पूछता है, ठीक है, बाकी मैंने बताया ये पढ़ाने के तौर पे लोगों ने बना दिया है कि क्रिया के उपभेद, भाई प्रेरणार्थक क्रिया किसमें रखोगे, मैं क्रिया के भेद 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के भेद दो ही पढ़े हैं ना सबने, लेकिन बाकी जो क्रिया के भेद होते हैं वो कैसे पढ़ाओगे, या तो उपभेद लिखाओ या अन्य भेद लिखाओ, है कि नहीं। तो उसमें उपभेद लोगों ने बना दिए हैं, जिसमें सजातीय, सामान्य और सहायक क्रिया को रखा ही नहीं है। तो उपभेद का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि क्रिया के कोई उपभेद भी होते हैं। जो मैंने बताया है कि संरचना के आधार पे 5, प्रयोग के आधार पे कितने 3 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं 3 होते हैं, क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती हैं 3 होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्रिया के उपभेद नहीं आते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो भाई देखिए, अगर पहली बार ट्राई किया है कि मैंने पूरा जो क्लास जो है, दूसरी बार हिंदी की मैंने पहली बार बनाई है कि पहली बार मैंने बनाया कि सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है आपसे बीच बीच में, मतलब बोलता रहा हूँ, तो वहाँ तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछेगा, बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।